वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम दोस्तों जो मूवी लेकर आ चुके हैं वो थोड़ी अलग है, इसलिए उसका जरा भी इंट्रो नहीं है, क्योंकि ये मूवी आज की नहीं, ये मूवी सदियों पुराने उस इतिहास से शुरू होती है जहां धरती पर शांति नहीं बल्कि हाहाकार मचा हुआ था। फिल्म की शुरुआत में हमें रूबरू कराया जाता है एक खौफनाक ब्रह्म राक्षस से। ये कोई मामूली राक्षस नहीं है, इसने न सिर्फ धरती पर बल्कि तीनों लोकों में उत्पात मचा के रखा हुआ है। इसका कहर सिर्फ बेचारे इंसानों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसकी ताकत के आगे स्वर्ग के देवता भी घुटने टेक चुके हैं दोस्तों। वो देवताओं पर भी वही जुल्म ढा रहा है जो इंसानों पर करता था। उन्हें चुन चुन कर मार रहा होता है, उनका अस्तित्व मिटाने पे तुला हुआ है। हालात तो ऐसे हो जाते हैं कि सारे देवताओं को लगने लगता है कि अब अंत निश्चित है, दुनिया खत्म होने की कगार पे है। और जब कोई रास्ता नहीं बचता तो हारे और डरे हुए सारे देवता मिलकर पहुंच जाते हैं देवों के देव महादेव यानी कि भगवान शिव की शरण में। उनकी पुकार सुनकर भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख खोली और फैसला किया कि बस बहुत हुआ। उन्होंने तय किया कि वो स्वयं उस ब्रह्म राक्षस से युद्ध करेंगे और उसका सर्वनाश करेंगे। इसके बाद स्क्रीन पे जो होता है दोस्तों वो देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हम देखते हैं एक महासंग्राम, भगवान शिव और उस शक्तिशाली ब्रह्म राक्षस के बीच एक भयानक युद्ध शुरू हो जाता है। और जब इन दोनों की ताकतें टकराती हैं तो पूरी दुनिया कांप उठती है, धरती हिल जाती है और आकाश गरजने लगता है। लेकिन बुरा ही चाहे कितने ही ताकतवर क्यों ना हो जाए, उसे अंत में हारना ही पड़ता है। यहाँ भी वही हुआ। भगवान शिव ने अपने त्रिशूल और अपनी दिव्य शक्तियों से उस ब्रह्म राक्षस को धूल चटा दी और उसे मार गिराया। लेकिन दोस्तों कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती, कहानी तो यहाँ से शुरू होती है। जब भगवान शिव उस ब्रह्म राक्षस के साथ उस भीषण युद्ध में व्यस्त थे, उस दौरान उनके शरीर से मेहनत और क्रोध की वजह से पसीने की एक बूंद टपककर धरती पर आ गिरी थी। सुनने में शायद ये एक मामूली बूंद लगती है, लेकिन यकीन मानिए हमारी फिल्म की पूरी कहानी के अंदर यही बूंद सबसे सेंटर पॉइंट है दोस्तों। कहानी में अब एक लंबा वक्त गुजरा है। हम सदियों पुराने दौर से सीधा जंप करते हैं साल 1980 में। नजारा है शंभाला गांव का, एक शांत रात, और जब अचानक आसमान को सीधा चीरते हुए एक दहकता हुआ उल्का पिंड तेजी से धरती की तरफ बढ़ता है। वो आग का गोला सीधा शंभाला गांव के खेतों में जा गिरता है। एक जोरदार धमाके के साथ धूल और आग का एक गुब्बार उठता है। लेकिन दोस्तों ये सिर्फ एक पत्थर का गिरना नहीं था, बल्कि शंभाला की किस्मत का पलटना था। उसे एक धमाके ने गांव की हवाओं को जहरीला बना दिया। उस उल्का पिंड के गिरने के बाद से ही शंभाला की दिशा और दिशा दोनों बदलने लगी। सीन शिफ्ट होता है अगली सुबह पर और हम देखते हैं रामू को, जो गांव का एक साधारण निवासी है। रोज की तरह वो सुबह सुबह जल्दी उठता ताकि अपनी गाय का दूध निकाल सके। लेकिन आज की सुबह कुछ अलग होती है। हवा में एक अजीब सी घुटन होती है। जैसे ही रामू अपने बिस्तर से उठता है उसे महसूस होता है कि गांव का माहौल नॉर्मल नहीं है। गली के कुत्ते बेवजह भौंक रहे हैं, रो रहे हैं, जैसे उन्होंने कुछ ऐसा देख लिया हो जो इंसानी आंखों से ओझल हो। और रामू जब अपने तबीले में पहुंचता है तो देखता है कि उसे उसकी गाय बड़ी डरी हुई दिख रही है, जैसे वो किसी इनविजिबल खतरे को भांप गई हो। और सबसे डरावनी बात दोस्तों, रामू को इस बात का एहसास भी नहीं होता कि एक काला साया, एक मनहूस परछाई लगातार उसके आसपास मंडरा रही है। इन तमाम अपशगुनों को नजरअंदाज करके रामू गाय का दूध निकालने बैठ जाता है। दूध निकालकर वो दूध वाले के पास आता है, लेकिन तभी एक खौफनाक मंजर उसके सामने आता है। बर्तन में सफेद दूध नहीं बल्कि गाढ़ा लाल खून होता है। और ये देखकर रामू की सांसें अटक जाती हैं। वहां खड़ा दूध वाला ये खौफनाक नजारा देखकर अपनी तो सुध बुध खो चुका था। डर के मारे वो अपना सामान छोड़कर वहां से भाग जाता है, मानो मौत उसके पीछे पड़ी हुई हो। और तभी दोस्तों वो अनहोनी घटना भी घटती है। वो काला साया जो अभी तक रामू के सर पर मंडरा रहा था, उसे मौका मिल जाता है और वो लपक कर रामू के शरीर के अंदर घुस जाता है। रामू का जिस्म अब उसका अपना नहीं था, वो किसी और ही ताकत के कब्जे में आ चुका था। रात होते होते ये खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल जाती है और उन्हें वो उल्का पिंड भी दिखाई देता है, एक ऐसी शक्ति जो आसमान से मौत बनकर शंभाला में आई है दोस्तों। और अब कहानी का रुख मुड़ता है शहर की तरफ, जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में। यहाँ हम ऑफिसर विश्वनाथ को देखते हैं, जो पिछले कई सालों से उसी उल्का पिंड को ट्रैक कर रहे थे, जो अब शंभाला में गिर चुका है। विश्वनाथ जानता है कि ये कोई मामूली पत्थर नहीं है, इसीलिए वो फौरन इस पर स्टडी करना शुरू कर देता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इस अजीब घटना की जांच के लिए किसी ऐसे ऑफिसर की जरूरत है जो डर से नहीं दिमाग से काम ले। और तब उसके दिमाग में एक ही नाम आता है, विक्रम। विक्रम का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है दोस्तों, इसीलिए डिपार्टमेंट बिना देरी किए उसे शंभाला जाने का ऑर्डर दे देता है। और यहाँ पे हमें विक्रम के कैरेक्टर की गहराई पता चलती है। वो एक अकेला इंसान है, उसकी जिंदगी में कोई नहीं है सिवाय उसकी माँ के, जो अब मर चुकी है। पर वो अपनी माँ से इतना प्यार करता है कि उनकी फोटो हमेशा अपने वॉलेट में रखता है। लेकिन जहाँ बात आती है भगवान या आस्था की, तो विक्रम वहाँ एकदम शांत होता है। वो एक नास्तिक है, वो ना भगवान को मानता ना ही भूत प्रेत को। उसका उसूल साफ है कि जो आंखों से दिखे और जो कानों से सुनाई दे वही सच है। विक्रम शंभाला पहुंच जाता है, जहां उसका स्वागत कांस्टेबल हनुमंता करता है। वहीं दूसरी ओर गांव में तो हंगामा मचा होता है। गुरुजी और गांव के बड़े बुजुर्ग रामू के घर पहुंच जाते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि गाय ने दूध की जगह खून दिया, तो गुरुजी तुरंत समझ आते हैं कि खतरा बहुत बड़ा है। वो ऐलान कर देते हैं कि हमें इस गाय को अभी के अभी मारना होगा
अगर ये जिंदा रही तो ये काली शक्ति पूरे गांव में फैल जाएगी और सभी का विनाश कर देगी। लोग तो हथियार निकाल लेते हैं, लेकिन तभी एक ममता भरा दिल बीच में आता है दोस्तों, जो कि रामू की माँ है। उसे ये चीज बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती कि बेजुबान जानवर को ऐसे मारा जाए, इसीलिए वो चुपके से गाय की रस्सी खोल देती है। रस्सी खुलते ही गाय वहां से भाग निकलती है और अब नजारा तो देखने लायक था। पूरा गांव हथियार लेकर उस गाय को मारने उसके पीछे पीछे दौड़ पड़ता। जब ये बात विक्रम को पता चलती तो वो तो हैरान रह जाता। उसे बड़ा गुस्सा आता कि लोग अंधविश्वास में आकर एक बेजुबान जानवर की जान के पीछे क्यों तुले पड़े हैं। वो तुरंत साइकिल लेकर उनके पीछे निकल पड़ता है उस गाय को बचाने के लिए। भागते भागते वो गाय वहीं पहुंच जाती है जहां वो उल्का पिंड गिरता है। विक्रम जब वहां आता है तो देखता है कि गुरुजी वहां पहले से मौजूद हैं और उस पत्थर के पास बैठकर कुछ मंत्र पढ़ रहे हैं, ये जांचने के लिए कि वहां कौन सी शक्ति है। गुरुजी को वहां पे काली शक्ति का एहसास होता है दोस्तों, तो वो विक्रम को समझाते हैं कि ये गाय का खून देना इसी शैतानी ताकत का असर है। लेकिन विक्रम, जो कि लॉजिक का पुजारी है दोस्तों, वो इस बात को बिल्कुल इनकार कर देता है। विक्रम पलटकर जवाब देता है कि गुरुजी, ये कोई काली शक्ति नहीं बल्कि उस उल्का पिंड से निकलने वाला रेडिएशन है। इसी रेडिएशन की वजह से गाय के शरीर में इन्फेक्शन हुआ और वो खून दे रही है। यहाँ पहली बार अंधविश्वास और साइंस आमने सामने आ जाते हैं कि एक तरफ गुरुजी का डर और दूसरी तरफ विक्रम का लॉजिक। अब वहाँ खड़े गाँव वाले और गुरुजी को विक्रम की चंद बातों से ये बात समझ में तो आ जाती है कि ये नया ऑफिसर भगवान में जरा भी विश्वास नहीं रखता है। साथ ही उनको ये भी एहसास होता है कि विक्रम यहाँ पे एक सरकारी मिशन पर आया है और वो एक बड़ा ऑफिसर है, इसलिए गुस्से में होने के बावजूद भी गांव का कोई आदमी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता था। इसीलिए वो लोग तो चले जाते हैं डर के मारे और सभी के जाने के बाद मैदान होता है साफ और तभी हम देखते हैं कि वहां पे देवी नाम की एक खूबसूरत लड़की आती है। देवी पासी के मंदिर में मुख्य पुजारी की बेटी है और वो विक्रम से मिलने के लिए आती है। उन दोनों के बीच पहली मुलाकात में ही विचारों का टकराव देखने को मिलता है। देवी उससे कहती है कि पूरे गांव का मानना है कि तुम अंधविश्वासी हो, जो कि इन संकेतों को नहीं मान रहे हो। तो विक्रम मुस्कुराते हुए कहता है कि देवी जी, मैं भगवान को नहीं मानता हूँ, बहुत ही प्रैक्टिकल आदमी हूँ। जो चीज मैं सुनता हूँ, अपनी आंखों से देखता हूँ, सिर्फ उन्हीं चीजों पे मैं भरोसा करता हूँ। अब इस छोटी सी मुलाकात के बाद विक्रम अपने काम में लग जाता है और रामू की उस गाय को वहीं पास ही में बांध देता है और रहने के लिए वहां पे एक तंबू भी लगा देता है। सेटअप वगैरह जमाने के बाद विक्रम हनुमंता के घर पहुंच जाता है दोस्तों, और यहाँ पे कहानी में आता है एक इमोशनल मोड। विक्रम देखता है कि हनुमंता की एक बेटी है जिसका नाम चित्रा है। चित्रा कोई आम लड़की नहीं, उसे ऑटिज्म है, जिसकी वजह से उसका दिमाग बाकी बच्चों से अलग है दोस्तों। उसका मूड हमेशा बदलता रहता है, लेकिन कहते हैं ना, भगवान अगर एक चीज लेता है तो दूसरी चीज भी देता है। चित्रा में कमाल की खूबी है, वो जो चीज एक बार देख लेती है उसे हूबहू अपनी ड्राइंग में उतार देती है। हनुमंता विक्रम को बताता है कि उन्होंने चित्रा का इलाज करवाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, और जब चित्रा की माँ को लगा कि उनकी बेटी कभी ठीक नहीं हो पाएगी तो इस निराशा से उसने खुदकुशी कर ली। अब अगली सुबह होती है और विक्रम मस्त अपना फ्रेश होकर फिर से उस उल्का पिंड के पास पहुंच जाता है ताकि अपनी साइंटिफिक स्टडी को शुरू कर सके। विक्रम के पास बहुत सारी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और गैजेट्स होते हैं दोस्तों, जिससे वो उस पत्थर की रेडिएशन और एनर्जी को चेक कर रहा होता है। तभी वहां पे एक ऐसी घटना होती है जो विक्रम को हिला के रख देती है, क्योंकि वहां पे रामू आ जाता है। लेकिन ये वो सीधा साधा रामू नहीं था, बहुत ही ज्यादा बौखलाया हुआ रामू था और उसकी आंखों में खून उतर आया था। आते ही वो विक्रम पे हल्ला बोल देता है, और विक्रम वैसे एक ट्रेंड ऑफिसर है, लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि रामू विक्रम जैसे ट्रेंड ऑफिसर को बहुत ही आसानी से पीट देता है, जिसके बाद वो वहां से चला जाता है। विक्रम वहीं जख्मी हालत में पड़ा होता है। उसको तो ये लग रहा था दोस्तों कि शायद रामू अपनी गाय लेने के लिए आया है गुस्से में, और इसीलिए उसने मुझे पीट दिया गुस्से में। शायद उसने सोचा होगा कि मैं उसकी गाय को मार रहा हूँ, इसलिए उसने मुझे मार दिया। ये तो सोच रहा है अपना विक्रम, लेकिन थोड़ी देर के बाद वहां पे देवी आती है तो विक्रम बताता है उसको कैसे रामू ने उस पे हमला किया। लेकिन दोस्तों बात यहीं पे खत्म नहीं होती, असली दहशत तो अब शुरू होने वाली थी। रामू वहां से निकलकर सीधे गांव में पहुंच जाता है और अब उसका बदला हुआ खौफनाक रूप पूरा गांव देखता है। रामू अब कोई इंसान नहीं बल्कि एक दरिंदा बन चुका था। वो गांव वालों पे टूट पड़ता है और जुल्म की सारी हदें पार कर देता है। जो भी उसके सामने आता उसे बुरी तरह से मार देता। देखते देखते रामू 6 लोगों को जान से मार डालता है दोस्तों। बीच बचाव करने आई एक औरत को भी वो नहीं छोड़ता। 7 लोगों की लाशें बिछाने के बाद रामू ने कुछ ऐसा किया ना जिसने सभी की रूह कांपा दी। रामू खुद अपना सर वहीं जमीन पर पटक पटक कर खुद की जान भी दे देता है, और ये नजारा देखकर सब समझ गए थे कि ये काम रामू का नहीं है, बल्कि रामू के अंदर कोई आत्मा है जो ये सारा खूनी खेल खेल रही है। दूसरी तरफ हम देखते हैं विक्रम को, जो अभी भी उस उल्का पिंड के पास मौजूद है दोस्तों और अपनी जांच में लगा हुआ है। तभी अचानक जमीन हिलने लग जाती है और देखते देखते उस उल्का पिंड के नीचे की जमीन फट जाती है और एक बड़ा सा गड्ढा बन जाता है। इससे पहले कि विक्रम कुछ समझ पाता, उसका पैर फिसल जाता है और वो सीधे उस गड्ढे के अंदर जा गिरता है। विक्रम गिरते हुए एक रहस्यमय गुफा में जा पहुंच जाता है। ये गुफा सदियों पुरानी लग रही है दोस्तों, और गुफा अंधेरे में डूबी हुई है बिल्कुल। तो विक्रम अपनी मशाल जलाता है और गुफा के आखिर में पहुंच जाता है। वहां पहुंचते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि गुफा के एंड में विक्रम को एक पुराना ह्यूमन स्केलेटन यानी कि इंसानी कंकाल नजर आता है। उसे देखकर वह हैरान रह चुका था। सीन शिफ्ट होता है गाँव की तरफ, जहाँ
मातम और गुस्से का माहौल बन चुका था। कल रात रामू ने जिस तरह का खूनी खेल खेला और लोगों को मारकर उनकी जान ली, इसी वजह से सभी लोग, सभी गांव वाले दहशत में होते हैं। उनका पक्का मानना है कि ये सब उसी मनहूस उल्कापिंड की वजह से हो रहा है, और क्योंकि विक्रम ने उसकी पूजा करने से साफ मना कर दिया था और उसे रेडिएशन का नाम दे दिया, इसी वजह से गांव के लोग अब विक्रम के खून के प्यासे हो गए हैं। वो चाहते हैं कि विक्रम तुरंत यहाँ से चला जाए, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। और तब हनुमंता घबराते हुए विक्रम के पास आता है और उससे कहता है कि सर, गांव वाले बहुत ही बुरी तरह भड़के हुए हैं आप पे। ऐसा ना हो कि गुस्से में वो आपके ऊपर हमला कर दें और आपको कुछ हो जाए, इसीलिए अच्छा यही होगा कि आप अभी के लिए यहाँ से चले जाओ। लेकिन विक्रम, जो कि एक जिद्दी ऑफिसर है, वो आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है दोस्तों। विक्रम का बस एक ही कहना है कि मुझे उस गुफा में जो स्केलेटन मिला वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा सबूत है और मैं उसे अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ, जिसके बाद मैं आराम से यहाँ से चला जाऊंगा बस। हनुमंता जानता है दोस्तों कि विक्रम बिना सबूत लिए तो यहाँ से नहीं जाएगा, इसीलिए वो उसकी बात मान जाता है और वो दोनों मिलकर स्केलेटन को पैक करके वहां से लैब के लिए भेज देते हैं। लेकिन अब कहानी में आता है एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट। हॉस्पिटल में रामू की बॉडी का पोस्टमार्टम चल रहा है। पोस्टमार्टम के बाद जब रिपोर्ट आती है तो रिपोर्ट देखकर डॉक्टर और पुलिस वालों के होश उड़ जाते हैं। यहाँ पर कुछ अलग तरह की न्यूज बाहर निकल कर आती है दोस्तों। उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ ऐसी चीजें लिखी हुई थी जिसको पढ़कर सभी लोग बिल्कुल हैरान। अभी तक सभी का मानना यह था कि रामू ने अपना सर जमीन पर पटक पटक कर फोड़ा है और इसी वजह से उसकी जान गई, लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही है। डॉक्टर बताते हैं कि रामू की मौत सर फटने से नहीं बल्कि इस तरह हुई। हर एक इंसान के शरीर के अंदर 72,000 नाड़ियां होती हैं, यानी कि योगा के हिसाब से नर्व चैनल्स। तो नाड़ियां हमारे सिस्टम को चलाती हैं, लेकिन इन सब में जो सबसे पावरफुल और सबसे बड़ी या मेन नाड़ी होती है, सुषुम्ना नाड़ी। हैरानी की बात यह है कि रामू की मौत इसी सुषुम्ना नाड़ी के फटने की वजह से हुई है। ये सुनकर सभी सुन रह जाते हैं, क्योंकि ये नाड़ी कोई आम नस नहीं है दोस्तों। योग, साधना और तंत्र विद्या में सबसे ज्यादा काम करने वाली नाड़ी यही होती है और इसी के दम पे पहले के जमाने में ऋषि मुनियों को सिद्धि प्राप्त होती है, होती थी। एक साधारण इंसान की सुषुम्ना नाड़ी का इस तरह से फट जाना बिल्कुल नामुमकिन था, जब तक कि उसके अंदर कोई ऐसी ऊर्जा या फिर कोई ऐसी शक्ति ना आ जाए जो इंसानी शरीर बर्दाश्त ना कर पाए। वेल दोस्तों, अब हम आगे देखते हैं कि विक्रम जब वापस अपने कैंप पे लौट रहा होता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो देखता है कि जिस जगह पे वो उल्कापिंड था और जहाँ पे उसका तंबू लगा हुआ था, वहाँ किसी ने आग लगा दी है। उसकी सारी रिसर्च का सामान, उसके गैजेट्स और डॉक्यूमेंट्स जलकर राख हो चुके हैं। विक्रम को अपने महंगे इक्विपमेंट्स के जलने का जरा भी दुख नहीं था। उसे सबसे बड़ा सदमा तो तब लगा जब उसने जमीन पर अपना आधा जला हुआ वॉलेट देखा। उस वॉलेट में उसकी माँ की तस्वीर थी जो अब आग में जलकर राख बन चुकी थी। अपनी माँ की निशानी को इस तरह मिटा हुआ देखकर विक्रम का दिमाग सुन्न पड़ जाता है और उसका गुस्सा दोस्तों बहुत तेज हो जाता है। गुस्से में तमतमाया हुआ विक्रम सीधे गाँव के सरपंच के पास पहुंच जाता है। उसे पता चल चुका था कि ये घिनौना काम सरपंच के बेटे नहीं किया है ताकि विक्रम डर के मारे यहाँ से भाग जाए। तो विक्रम सरपंच की आंखों में आंखें डालकर कहता है कि मैं तो अपना काम खत्म करके यहाँ से जाने वाला था, लेकिन तुम्हारे बेटे की हरकत ने मेरा इरादा बदल दिया। अब मैं इस गांव को छोड़कर तब तक नहीं जाऊंगा जब तक मैं इस रहस्य के तह तक न पहुंच जाऊं। अब चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी मेरे सामने आ जाए, मैं नहीं जाऊंगा। और दोस्तों, विक्रम और उसके साथियों का मिशन बदल जाता है। उन्हें एक ऐसे आदमी की तलाश होती है जिसके लक्षण रामू से मिलते जुलते हों, यानी कि रामू की तरह उसके अंदर भी वो काली शक्ति हो और वो मतलब अजीब तरह से बिहेव कर रहा हो, ताकि ये देख सके कि उस इंसान की ऐसी हालत शक्ति से है या बात कुछ और है। और जल्द ही इन लोगों की तलाश खत्म होती है। कृष्णा नाम का एक आदमी है, वो मिल जाता है जो हूबहू राम की तरह ही पागलों वाली हरकतें कर रहा है। विक्रम और उसकी टीम प्लान बनाती है कि हमें कृष्णा को जिंदा पकड़ना होगा ताकि हमें पता चल सके कि आखिरकार इन लोगों के अंदर वो काली शक्ति कौन सी है। काफी मशक्कत के बाद वो कृष्णा को पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं और उसे बांधकर एम्बुलेंस में डाल देते हैं दोस्तों, ताकि उसे हॉस्पिटल लेके जा सके। लेकिन मुसीबत अभी टली नहीं होती है। रास्ते में पता चलता है कि कृष्णा एम्बुलेंस से फरार हो चुका है। अब वो खुला सांड बन चुका था और गाँव में आकर फिर से वही आतंक मचाने लग जाता है जैसा रामू ने मचाया था। कृष्णा के अंदर भी वही हैवानियत आ जाती है। वो लोगों को बड़ी बेरहमी से मारना शुरू कर देता है। लोग भी अपनी जान बचाने के लिए आसपास के घने खेतों में भाग जाते हैं। गन्ने का खेत का वो सीन दोस्तों बहुत ही डरावना होता है। कृष्णा वहाँ पे एक औरत को घसीटते हुए लेके जाता है, उसे जान से मार डालता है। और जब वो बहुत सारे लोगों को मार चुका था तब आखिर में रामू की तरह कृष्णा भी खुद को खत्म करने के लिए अपने आप को आग के हवाले कर देता है। वो जिंदा ही जलने लग जाता है और चीखते चीखते उसकी मौत हो जाती है। लेकिन यहाँ पर कहानी में एक बहुत ही बड़ा मोड़ आता है। जब कृष्णा का शरीर जल रहा था दोस्तों, तो पहली बार विक्रम अपनी आंखों से कुछ ऐसा देखता है जो उसके लॉजिक को इलॉजिक कर देता है। विक्रम देखता है कि कृष्णा की जलती हुई बॉडी से एक धुंधली सी आत्मा बाहर निकलकर हवा में गायब हो जाती है। एक साइंस को मानने वाले ऑफिसर के लिए यह नजारा किसी झटके से कम नहीं होता। इसके बाद कृष्णा की लाश का पोस्टमार्टम होता है और यहाँ पर भी दोस्तों हैरानी वाली रिपोर्ट आती है। डॉक्टर बताते हैं कि कृष्णा की मौत जलने की वजह से नहीं बल्कि उसी नाड़ी के फटने से हुई है, बिल्कुल वैसी जैसे रामू की हुई थी। और ये सारी खबरें जब हेडक्वार्टर में विश्वनाथ को मिलती है तो वो घबरा जाता है।
वो विक्रम से कहता है कि विक्रम वहां रुकना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए ऑर्डर मानो और वापस आ जाओ। लेकिन विक्रम तो जिद पे था दोस्तों। वो कहता है कि जब तक इन सारी चीजों को सॉल्व नहीं कर लेता तब तक यहाँ से मैं कहीं नहीं जाने वाला। और तभी डॉक्टर विक्रम को एक और शॉकिंग बात बताता है। वो कहता है कि जितने भी लोगों की मौत उस नाड़ी के फटने से हुई है, उन सबकी बॉडी में एक चीज कॉमन है, उन सबकी गर्दन पर पहले से एक गांठ बनी हुई है और वहीं से वो नाड़ी फटती है। और सबसे बड़ा खुलासा तो तब होता है जब डॉक्टर बताते हैं कि जो स्केलेटन विक्रम गुफा से लेकर आया था वो कोई मामूली कंकाल नहीं है, बल्कि कार्बन डेटिंग से पता चला है कि वो स्केलेटन लगभग 1000 साल पुराना है, यानी कि मुसीबत आज की नहीं कई 1000 साल पुरानी है। दोस्तों कहानी अब वापस से रोमांचक मोड़ पे पहुंच जाती है। विक्रम के पास अब सारी रिपोर्ट्स हैं, सारे सबूत हैं, लेकिन फिर भी वो कंफ्यूज है। उसे सब कुछ पता तो चल चुका है, लेकिन ये सब कौन कर रहा है ये उसको समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार कैसे इन सारी चीजों को सॉल्व करूं। तो वो निराश होकर देवी के पास जाता है और तभी देवी उससे एक बहुत काम की बात कहती है। देवी कहती है कि विक्रम ये सारी चीजें वहीं खत्म होंगी जहां से तुमने सब कुछ शुरू किया था, इसीलिए तुम्हें सबसे पहले वहीं जाना चाहिए, यानी कि उस गुफा में। विक्रम को बात समझ में आ जाती है, इसीलिए देवी और विक्रम वापस उसी रहस्यमय गुफा में जाते हैं जहां उन्हें वो 1000 साल पुराना स्केलेटन मिला था वहीं पे। लेकिन इस बार वहां सिर्फ देखने नहीं बल्कि कुछ सुराग ढूंढने के लिए गए थे ये लोग। और जब वो गुफा की दीवारों को और वहां की चीजों को ध्यान से चेक कर रहे होते हैं तभी उन्हें अंधेरे में एक निशान दिखाई पड़ता है जो हल्का हल्का चमक रहा था दोस्तों। विक्रम जैसे उस निशान को देखता है उसका दिमाग दौड़ने लग जाता है। हाँ, वो देवी से कहता है कि ये निशान तो मैंने कहीं देखा है जरूर, मुझे हाँ ये निशान चित्रा के घर पर उसकी ड्राइंग्स में देखा मैंने। और बिना देरी किए वो लोग चित्रा के पास पहुंच जाते हैं। जब वो चित्रा से उस निशान के बारे में पूछते हैं ना तो चित्रा बताती है कि मैंने ये पुराने मंदिर में देखा था गांव के, फिर मैंने अपनी ड्राइंग में बना लिया। चित्रा यहाँ पे विक्रम और देवी को लेकर उस पुराने मंदिर में जाती है। मंदिर के अंदर जाकर दोस्तों वो हैरान, क्योंकि वहां दीवार पर वही निशान बना हुआ था जो चमक रहा था और उसके नीचे पुरानी भाषा में सारी कहानी लिखी हुई थी। तब देवी सारी चीजें पढ़कर विक्रम को सदियों पुराना वो सच बताती है जो आज तक दफन था। देवी बताती है कि सालों पहले भगवान शिव और उस ब्रह्म राक्षस के बीच में भयानक युद्ध हुआ था। उस लड़ाई में भगवान शिव ने उस राक्षस को मार गिराया, लेकिन आखिर में भगवान शिव के माथे से पसीने की बूंद पृथ्वी पे जा गिरी। उस एक पसीने की बूंद में से शिव जी की शक्ति और गुस्सा दोनों था, जिस वजह से उससे एक जीव पैदा हुआ। शुरुआत में वो जीव छोटा था, लेकिन देखते देखते बड़ा होता गया। उसकी भूख इतनी ज्यादा हो गई कि वो बड़ी बड़ी चट्टानें और यहाँ तक कि पहाड़ों को भी खाने लगा। पूरी दुनिया को निगलने वाला था। और जब चारों तरफ हाहाकार मचा तो ब्रह्मा जी के कहने पर सारे देवी देवता उस जीव के ऊपर जाकर बैठ गए और उस जमीन के अंदर उसको दबा दिया। और जिस जगह पे सभी देवी देवता बैठे हुए थे वहां एक अलग पावर पैदा हुई और इन्हीं पावर्स की वजह से वास्तु शास्त्र का जन्म हुआ। वो जीव तब से ही वस्तुरामा नाम से फेमस हुआ। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू बहुत ही खतरनाक है। देवी आगे बताती कि सभी को भगवान शिव के पसीने के बारे में तो मालूम था, लेकिन जिस ब्रह्म राक्षस से वो लड़ रहे थे उसके माथे से भी एक पसीने की बूंद पृथ्वी पे जाकर गिरी थी। वो बूंद वस्त्रोमा की तरह अच्छी नहीं थी, बल्कि वो बुराई की निशानी थी। उस बूंद से जो पैदा हुआ वो वस्तुरमा से भी ज्यादा खतरनाक था। जहां वस्तुरमा रोशनी में रहता वहीं ये राक्षस जमीन के अंदर गहरे अंधेरों में रहता, जिसका नाम था आदि सरगरासी। आदि सरगरासी का हमला करने का तरीका सबसे अलग था। वो बाहर से वार नहीं करता, बल्कि वो लोगों के शरीर के अंदर घुसकर उन पर अंदर से हमला करता था। वो गांव के लोगों की नाड़ियों में घुस जाता और उन्हें अंदर से नुकसान पहुंचाता। इसी तरह से उसने ढेर सारे गांव पे कब्जा कर लिया और बहुत सारे लोगों को मार डाला। लेकिन फिर एक बार कुछ ऐसा हुआ जिसने इस राक्षस को कैद कर दिया। देवी बताती है कि एक बार ये आदि सरगरासी गलती से एक महायोगिनी के शरीर में जा घुसा, लेकिन वो कोई नॉर्मल महिला नहीं थी। उस योगिनी ने तपस्या करके बहुत सारी शक्तियां प्राप्त की थी। इसी वजह से आदि सरगरासी उनके शरीर में घुस तो गया, लेकिन वो उन पे कंट्रोल नहीं कर पाया और ना ही वो उनकी मर्जी के बिना बाहर आ पा रहा था। लेकिन योगिनी के गुरुजी ने अपनी शक्तियों से योगिनी के अंदर छुपे उस आदि सरगरासी को देख लिया। वो समझ गए थे कि अगर ये राक्षस इस योगिनी के शरीर से बाहर आया तो ये और भी ताकतवर हो जाएगा और पूरी दुनिया में तबाही मचा देगा। तो उस महान योगिनी ने लोगों की भलाई के लिए खुद की कुर्बानी देने का फैसला किया। उन्होंने अपने जादू से एक बहुत ही बड़ी गुफा बनाई और उसके अंदर जाकर योगिनी ने जिंदा समाधि ले ली। इस तरह उस गुफा के अंदर योगिनी और वो काली शक्ति मतलब कि आदि सरगरासी दोनों हमेशा हमेशा के लिए कैद हो गए। हजारों साल से आदि सरगरासी उसी गुफा में उस योगिनी के कंकाल के अंदर कैद था। लेकिन मुसीबत तब आई जब 1980 में आसमान से वो उल्का पिंड गिरा। वो उल्का पिंड डायरेक्ट उसी जगह उसी गुफा में जा गिरा जहां उस योगिनी ने समाधि ली थी। उस धमाके ने वो कैद तोड़ दी, जिससे कि आदि सरगरासी वहां से आजाद हो गया और अब वो खुला होकर गांव वालों को अपना शिकार बना रहा है। इस तरह सारी सच्चाई रिवील होती है दोस्तों। अब गांव में जिस तरह से मौत का तांडव हो रहा था
जिस तरह से बेकसूर लोगों की जाने जा रही थी, गांव वाले इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ विक्रम को मानने लगे थे। वो गुस्से में विक्रम को घेर लेते हैं और उसे धक्का मारकर गांव से बाहर निकालने की कोशिश करते। लेकिन तभी विक्रम कुछ ऐसा कहता जो सभी को चौंका देता। विक्रम, जो कल रात तक सिर्फ साइंस की भाषा बोलता था, आज वो भरी सभा में कहता है कि मैं पहले एक बहुत ही बड़ा नास्तिक था। मैं भगवान में जरा भी भरोसा नहीं करता था, लेकिन आज से मैं भगवान को मानने लगा हूँ। अगर देवी मुझे ये सारी बातें नहीं बताती तो शायद मैं इस सच पे कभी यकीन नहीं कर पाता। ये सुनते ही गांव के लोग हैरानी से पूछते हैं कि कौन देवी? हमने तो पूरे गांव में किसी देवी नाम की लड़की को नहीं देखा। और तब दोस्तों एक असली सच सामने आता है जो सभी के होश उड़ा देता है। हम देखते हैं कि विक्रम के साथ जो देवी नाम की लड़की घुमा करती थी वो कोई आम इंसान नहीं थी, वो दरअसल उसी योगिनी की आत्मा थी। क्योंकि विक्रम का दिल साफ था और वो सच ढूंढ रहा था, इसलिए देवी सिर्फ और सिर्फ विक्रम को दिखाई देती थी। गांव वालों को अभी भी विक्रम की बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था, लेकिन तभी गुरुजी आगे आते हैं। गुरुजी विक्रम की आंखों में सच्चाई देख लेते हैं और कहते हैं विक्रम सच कह रहा है। गांव में जो पुराना मंदिर है वो उसी योगिनी देवी का है और उन्हीं की वजह से आज तक हम शंभाला गांव में सेफ है। अब विक्रम सबको बताता है हमें आदि सरग्रासी को रोकना होगा। उसका पता लगाने का सिर्फ एक ही तरीका है, हम सभी को गांव में हर आदमी हर औरत की गर्दन चेक करनी होगी। जिसकी भी गर्दन पे गांठ जैसा निशान होगा समझ लेना आदि सरग्रासी उसी के अंदर है। ये बात फैलते ही गांव वाले उस निशान को ढूंढने निकल पड़ते हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं था दोस्तों। जिन लोगों की गर्दन के पीछे वो गांठ मिली वो लोग अचानक से खतरनाक हो जाते। वो साधारण इंसान नहीं रहते, बल्कि उनके अंदर 10 आदमियों की ताकत आ जाती। कुछ औरतों के अंदर, कुछ आदमियों के अंदर और यहाँ तक कि कुछ जानवरों के अंदर भी वो शक्ति घुस गई थी। वो लोग अकेले ही ढेर सारे गांव वालों को मार गिराते और अंत में खुद की जान ले लेते। अब विक्रम को खबर मिलती है कि गांव के ही वेंके नाम के आदमी के अंदर आदि सरग्रासी है। विक्रम और हनुमंता उसे ढूंढने खेतों की तरफ जाते हैं, लेकिन वेंके बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका था, जिससे वहां पे एक दर्दनाक हादसा होता है। वेंके हनुमंता पर हमला कर देता है दोस्तों, जिससे कि एक वफादार पुलिस वाले की जान चली जाती है। और अपने साथ ही हनुमंता की लाश देखकर विक्रम बड़ा उदास हो जाता है। हनुमंता ने शुरू से उसका साथ दिया था, तो रोते हुए विक्रम के दिमाग में बस एक ही ख्याल आता है कि बस अब बेचारी चित्रा को कौन संभालेगा। चित्रा का इस दुनिया में कोई नहीं दोस्तों, उसके पिता ही उसकी दुनिया थी और अब वो नहीं रहे। भारी मन से हनुमंता का अंतिम संस्कार करने के बाद विक्रम चित्रा को लेने उसके घर पहुंच जाता है। जैसे वो चित्रा के साथ होता है ना, विक्रम की नजर चित्रा की गर्दन पर पड़ती है, जिससे उसकी हालत खराब, क्योंकि चित्रा की गर्दन पर भी वही गांठ। विक्रम घबरा जाता है दोस्तों। वो नहीं चाहता था कि चित्रा के साथ भी वो हो जो बाकियों के साथ हुआ। वो तुरंत चित्रा को लेकर चुपचाप गांव से भागने की कोशिश करता है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। गांव वालों को चित्रा के बारे में पता चल जाता है। भीड़ उन्हें चारों तरफ से घेर लेती है और विक्रम को बुरी तरह से पीटने लग जाती है। वो लोग चित्रा को खींचकर गांव के बीच में लेके आ जाते हैं। गुरुजी कहते हैं कि हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं है। अगर हम चित्रा को जिंदा दफना दें तो उसके साथ वो आदि सरग्रासी भी वहीं दफन हो जाएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे उस योगिनी ने किया था। गांव वाले गड्ढा खोदते हैं दोस्तों, लेकिन विक्रम चिल्लाता रह जाता है। वो उनको समझाता है कि यह गलत है। अगर हमने ऐसा किया तो आज नहीं तो कल, जैसे अभी आदि सरग्रासी बाहर निकला वैसे ही वो फिर से निकल सकता है। हमें इसका परमानेंट इलाज करना होगा। लेकिन अंधी भीड़ विक्रम की एक नहीं सुनती। वो उसे मारते रहते हैं और विक्रम हेल्पलेस होकर बेचारा देखता रह जाता है। तभी विक्रम कुछ नोटिस करता है। जब पुजारी चित्रा की आरती उतारते वक्त घंटी बजा रहे होते हैं, तो चित्रा जिसके अंदर वो शैतान था वो अपने कान बंद कर रहा होता है। विक्रम को याद आता है कि चित्रा को वैसे घंटी की आवाज से प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अब उसके अंदर जब शैतान आ रहा है तो उसे दर्द हो रहा है। विक्रम को अपनी जीत का इस तरह रास्ता मिल जाता है। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर वहां से उठता है और दौड़ता हुआ सीधे मंदिर में जाता है। वहां से वो ढेर सारे घंटे उठा लेता है और चित्रा के कानों के पास जोर जोर से घंटे बजाने लग जाता है। घंटों की तेज आवाज से चित्रा तड़पने लग जाती है। गांव के कुछ लोग विक्रम को रोकने की कोशिश करते हैं, उसे मारते हैं, लेकिन इस बार विक्रम रुकता नहीं। वो घंटे बजाता रहता और तब गुरुजी को भी इस बात का आभास हो जाता है कि जो काम मैं नहीं कर सका वो विक्रम कर रहा है। सभी पुजारी पूजा छोड़कर शंख बजाने में लग जाते हैं और बाकी गांव के लोग भगवान से प्रार्थना करने लग जाते हैं। मंदिर के घंटों की वो साउंड वाइब्रेशन सीधा उस आदि सरग्रासी की ताकत को तोड़ने लग जाती है और आखिरकार वो वाइब्रेशन इतनी तेज होती है कि आदि सरग्रासी उस नन्ही बच्ची के शरीर से बाहर आ जाता है और दुनिया को अपना शरीर दिखाता है। वो चीखता वो वहां से भागता है दोस्तों और हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाता है। चित्रा बेहोश होकर गिर जाती है, लेकिन वो जिंदा थी, बिल्कुल ठीक थी, जो देखकर सभी लोग खुश होते हैं। विक्रम ने साइंस और विश्वास दोनों को मिलाकर उस बच्ची को बचा लिया था। अब चित्रा के पिता की मौत के बाद वो चित्रा को अपने साथ रखने का फैसला करता है
और चित्रा को लेकर गांव से जाने लग जाता है, जहां गांव के सभी लोग जमा होते हैं और इतनी बड़ी मुसीबत से उन सभी को बचाने के लिए विक्रम का धन्यवाद किया जाता है, जिसके बाद वो चित्रा को लेकर हमेशा हमेशा के लिए गांव से चला जाता है। लेकिन कहानी का अंत दोस्तों अभी पूरा नहीं हुआ है। मूवी के आखिरी सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो आदि सरगरासी मरा नहीं है, वो धुआं वापस उसी गुफा में जा पहुंचा है अपने अगले शिकार के इंतजार में। इसी सस्पेंस के साथ ये वीडियो यहाँ पे समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आपको संभाला कि ये रोमांचक कहानी और ये तरीका एक्सप्लेन करने का मजा आएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखेगा अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।